हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशान फैन फिक्शन ओपन सीक्रेट बिहाइंड द मास्क का नेक्स्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्टेड। वांग जी का गुस्सा शांत हो चुका था और पूरे रूम की हालत बिगड़ी हुई थी, पर फिर भी उन चारों दोस्तों ने वांग जी का गुस्सा फाइनली शांत करवा दिया था और उसे एक जगह बिठा दिया था। वो चारों भी वांग जी को घेर कर बैठे हुए थे और सब वांग जी की तरफ देख रहे थे और उससे बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। एक्चुअली ये पाँचों भी बचपन से ही बेस्टेस्ट फ्रेंड थे। बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने की वजह से ये पाँचों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और पाँचों में ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो चुका था। एक दूसरे के सीक्रेट्स ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इनफैक्ट इनकी फैमिलीज जो बातें नहीं जानती थी वो बातें भी ये लोग एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो वांग जी का उस मिस्टीरियस बॉय में इतना इंटरेस्ट लेना और ऊपर से आज का ये बिहेव, सब इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न जानना चाहते थे। इसीलिए सब वांग जी की तरफ देख रहे थे। वांग जी भी समझ चुका था कि अब उसे आंसर करना ही होगा। वो एक डीप ब्रेथ लेता है और जस्ट अपने मुंह को खोलकर बस एक ही वर्ड बाहर निकालता है, एंजल। ये एक वर्ड सुनना था कि वो चारों शॉक हो चुके थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि एंजल ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लैन फैमिली में, खासकर लान वांगजी और लैन सिचैन के लिए। हमेशा से ही इस एंजल का जिक्र लैंस करते थे, पर कोई भी इस मिस्टीरियस एंजल को नहीं जानता था। लैन फैमिली पिछले 2 सालों से इस एंजल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर लैन सिचैन और लान वांगजी ने ही सिर्फ उसे देखा था। बाकी कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इनफैक्ट लैन सिचैन और लान वांगजी भी उस एंजल के फेस के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उसका नाम भी नहीं। सो अचानक एंजल नाम सुनकर वो चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बहुत शॉक हो चुके थे। वो चारों बाद में वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी भी उन्हीं की तरफ देख रहा था और सबके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छी तरीके से नोटिस भी कर रहा था। वांग जी जब देखता है कि ये चारों उसी की तरफ देख रहे हैं, तब वो जस्ट अपना हेड नोट करता है हाँ में। वो चारों शॉक हो चुके थे। यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। लगभग 2 साल पहले लैन सिचैन एक बिजनेस पार्टी में गए थे। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और लैन सिचैन बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बारिश भी चल रही थी और रोड भी पूरा सुनसान था। लैन सिचैन घर आने के लिए बहुत जल्द कर रहे थे, क्योंकि वो एक तो बहुत थक चुके थे और दूसरा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो अपना कार फुल स्पीड में ड्राइव कर रहे थे। अचानक ऐसे ही थके होने की वजह से लैन सिचैन को स्टीयरिंग व्हील पर ही नींद आ रही थी। मतलब ड्राइव करते करते ही सिचैन को नींद आ रही थी। इसी नींद के इफ़ेक्ट में गलती से सिचैन की आग लग ही जाती है और वो गाड़ी डिसबैलेंस करके एक पेड़ को हिट कर देते हैं। गाड़ी का सेफ्टी सिस्टम ऑन होने के बावजूद भी सिचैन को बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी। जब सिचैन को चोट लग गई थी तब वो इमिडिएटली अनकॉन्शियस हो चुके थे। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने खुद को एक हॉस्पिटल रूम में पाया और उनके सामने उनका छोटा भाई लिटिल ब्रदर लान वांगजी बैठा हुआ था, जिसने सिचैन का हाथ टाइटली होल्ड करके रखा था। जैसे ही लान वांगजी महसूस करता है कि सिचैन होश में आ चुके हैं और उसे देख रहे हैं, वो तुरंत खड़ा हो जाता है और सिचैन की तरफ जाते हुए कहता है, आप ठीक हो गगा? क्या ठीक हो? दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुला दूँ? इतना बोलकर वो डॉक्टर के नाम से चिल्लाने ही वाला था कि तभी सिचैन कहते हैं, मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आया? तब वांगजी कहता है, ठीक है, आप रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। इतना बोलकर वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने बाहर भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर अंदर आते हैं, सिचैन को चेक करते हैं और वांगजी को बताते हैं कि अब सिचैन बिल्कुल ठीक है और चाहे तो वांगजी उनसे बात भी कर सकता है। वांगजी सिचैन के पास बैठ जाता है और सिचैन और वांगजी बात करने लगते हैं। सिचैन वांगजी से पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आया। तब वांगजी सिचैन को बताता है, एक्चुअली आपके कार का एक्सीडेंट हो चुका था और एक पर्सन ने आपको हॉस्पिटल लाया।
इनफैक्ट हॉस्पिटल वाले आपको ट्रीट करने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि आपका बहुत ब्लड लॉस हो चुका था, पर उस पर्सन ने आपको अपना फैमिली रिलेटिव बताकर इस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इतना ही नहीं, उसने आपको ब्लड डोनेट भी किया। डॉक्टर के मना करने के बावजूद उसने आपको ब्लड डोनेट किया। तब सिचान कहते हैं क्या मतलब? तब वांगजी बताता है कि वो जिसने ब्लड डोनेट किया वो खुद पर्सन बहुत ज़्यादा वीक था, उसने शायद खाना भी नहीं खाया था, जिस वजह से उसका ब्लड लेने से डॉक्टर ने मना कर दिया था। पर वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, जिस वजह से उसने आपको अपना ही ब्लड दिया और डॉक्टर से आपके लिए बहुत लड़ा भी। उसी पर्सन ने आपके मोबाइल से मुझे कॉल किया और मुझे बताया आपके बारे में। सिचान बहुत शॉक हो चुके थे। वो थोड़ी देर तो सोचते हैं, बाद में वांगजी की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं क्या तुम उस पर्सन को जानते हो? क्या तुमने उसे देखा? तब वांगजी अपना हेड हाँ में नोट करता है और कहता है मैं उस पर्सन को जानता तो नहीं हूँ, पर हाँ मैंने उसे देखा है। एक्चुअली आपको ब्लड देने के बाद वो खुद बेवकूफ़ अनकॉन्शियस हो गया है और करीबन 5 घंटे हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल के ही बेड पर रेस्ट कर रहा है। ये सुनकर सिचान शॉक हो चुके थे और सिचान वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं कोई अनजान इतना सब कुछ क्यों करेगा? तब वांगजी जस्ट अपने शोल्डर रेस करता है जैसे मुझे नहीं पता। वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक बहुत ज़ोर से हॉस्पिटल के उस वीआईपी रूम का डोर ओपन हो जाता है और अंदर एक एंजेलिक पर्सन एंटर करता है। उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल था। आंखें बहुत ज़्यादा ब्राइट थी और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था और वो लगभग दौड़ते हुए सिचान की तरफ आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आप ठीक हो गए? आप ठीक फील कर रहे हो? अब आपको दर्द हो रहा है क्या गगा? आपको समझ में नहीं आता? गाड़ी ठीक चलानी चाहिए थी ना? पता है आपका कितना खून बह गया था, मैं कितना डर गया था। वांगजी और सिचन शॉकिंगली उस पर्सन की तरफ देख रहा था। मतलब दोनों भी भाई शॉक हो चुके थे, ये पर्सन आखिर है कौन? तभी पीछे से एक नर्स लगभग चिल्लाते हुए उस रूम में एंटर करती है और कहती है तुम सुधरोगे नहीं क्या? तुम चलो यहाँ से। मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें बेड से उठने की परमिशन नहीं है। तुम कितने वीक हो, ऊपर से भाग के आ गई यहाँ। तुम में पेशेंस बिल्कुल नहीं है क्या? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे गगा बिल्कुल ठीक है, पर तुम मुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ आ गए। तब वो पर्सन पीछे मुड़ता है और उस नर्स की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है एक्चुअली मुझे मेरे गगा को देखना था तो मैं यहाँ आ गए और आप लोग मुझे वहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे, इसीलिए मैं चुपके से आ गया। तब वो नर्स जस्ट अपने हेड को शेक करती है और कहती है अब देख लिया ना अपने गगा को, ठीक है वो, अब चलो और चल के रेस्ट कर लो। तब वो पर्सन बहुत स्टबनली कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे यही रुकना है मेरे गगा के पास, तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरे गगा से बात करनी है। तब वो नर्स कहती है मैंने कहा ना तुम चलो, या अभी तुम्हें इंजेक्शन चाहिए? तब वो पर्सन बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तब वो नर्स कहती हैं तो अगर तुम अब मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हें इंजेक्शन ही दूंगी और एक नहीं दो दूंगी। तब वो पर्सन लैंसिचन की बेड के दूसरे साइड चला जाता है, जैसे वो लैंसिचन के पीछे छुपना चाहता है और कहता है देखो ना ये मुझे परेशान कर रहे हैं, इन्हें बाहर भेजो। लैंसिचन और लानवांगजी वो तो शौक ही थे, पर फिर भी लैंसिचन उस नर्स को जस्ट अपना हैंड से इशारा करके बाहर जाने के लिए कह देते हैं। तब वो नर्स लैंसिचन को बो करती है और कहती है प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा, इससे चलना तक नहीं हो रहा है और ये यहाँ भाग कर आया है। तब लैंसिचन अपना हेड जस्ट यस में शेक करते हैं। वांगजी तुरंत अपनी जगह से उठ जाता है और वो उस पर्सन से कहता है तुम यहाँ बैठ जाओ। वो पर्सन भी बहुत हैप्पीली वांगजी की जगह पर बैठ जाता है और सिचन से बातें करने लगता है। वो पर्सन सिचन से ऐसी बातें कर रहा था
जैसे न जाने कितने दिनों से वो सिचैन को जानता है। इनफैक्ट ऐसी बातें कर रहा था जैसे सच में ही वो और सिचैन भाई हो। सिचैन भी उससे हैप्पीली बातें कर रहे थे और वांग जी वहाँ खुद को खड़े होकर आउटसाइडर जैसा फील कर रहा था और दोनों की तरफ बहुत ही वियर्ड तरीके से देख रहा था। सगा भाई होने के बावजूद वांग जी खुद को आउटसाइडर फील कर रहा था और इन दोनों को बस बातें करते हुए देख रहा था। उस पर्सन ने सिचैन का हाथ पकड़ के रखा था और वो सिचैन से बातें कर रहा था। ऐसे ही बातें करते करते वो सिचैन के ही हैंड पर अपना हेड रखकर वही सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब सिचैन और वांग जी ये देखते हैं, वो एक दूसरे की तरफ देखकर जस्ट स्माइल करते हैं। वांग जी सिचैन को देखता है और कहता है, क्या आप इसे जानते हैं? तब सिचैन अपना हेड ना में शेक करते हैं। तब वांग जी सिचैन की तरफ बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहता है, कोई पर्सन इतनी हेल्प क्यों करेगा? और ये बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे ये हमें बहुत दिनों से जानता है, पर मुझे तो याद नहीं है कि मैं इसे जानता हूँ और आपको भी नहीं, तो ये है कौन? तब सिचैन जस्ट अपना हेड ना में शेक करते हैं और कहते हैं, ये हम बाद में पता लगा लेंगे, पर अभी जाओ और इसे सुला दो क्योंकि मेरे ख्याल से ये सच में बहुत वीक है। तब वांग जी जस्ट अपना हेड नोट करता है और वो उस पर्सन को उठाकर दूसरे रूम में लेके जाता है और उसे एक कंफर्टेबल बेड पर सुला देता है। डॉक्टर ने वांग जी को बताया था कि सिचैन की कंडीशन बिल्कुल ठीक तो है, पर फिर भी उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा, जिस पर वांग जी भी एग्री हो गया था। और ये पर्सन तब से हर रोज़ सिचैन से और वांग जी से मिलने आता था, उनसे ढेर सारी बातें करता था और बाद में वहाँ से निकल जाता था। इस पर्सन का नाम तक वांग जी और सिचैन दोनों भी नहीं जानते थे। इनफैक्ट उन दोनों ने पूछा भी था, पर इस पर्सन ने उन्हें अपना नाम नहीं बताया था, ना उनका नाम पूछा भी था। पर फिर भी वांग जी ने उसे अपना नाम बता दिया था कि वो लान वांग जी हैं और ये लैन सिचैन है, उसका बड़ा भाई। तो उस पर्सन को इन दोनों पर्सन्स के नाम पता थे, मतलब वांग जी का और सिचैन का नाम उस पर्सन को पता था, पर उस पर्सन का नाम इन दोनों को भी नहीं पता था। ये पर्सन कुछ दिन, मतलब जब तक सिचैन उस हॉस्पिटल में थे, लगातार मिलने आता था और जब सिचैन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था, उसके 2 दिन पहले ही ये पर्सन हॉस्पिटल में आना छोड़ चुका था। वांग जी ने इस पर्सन को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी पूछा था, पर डॉक्टर्स ने वांग जी को एक शॉकिंग चीज़ बताई और वो शॉकिंग चीज़ ये थी कि इस पर्सन का भी कोई तो भी रिलेटिव इसी हॉस्पिटल में एडमिट था और वो पेशेंट 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज ले चुका है और ये पर्सन उसे लेकर जा चुका है, तो अब वो हॉस्पिटल नहीं आएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से निकल चुके थे। बाद में वांग जी ने बहुत कोशिश की इस पर्सन के बारे में जानने की और उस पेशेंट के बारे में भी, पर उसे हॉस्पिटल से भी कुछ भी पता नहीं चला। इनफैक्ट लैंस होने के बावजूद भी लान वांग जी उस पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सका, ना उस मिस्टीरियस पेशेंट के बारे में, ना इस एंजल के बारे में। और उसके बाद लैन सिचैन, लान वांग जी ने, इनफैक्ट पूरे लैन फैमिली ने, लैन चिंगेजुन ने भी इस पर्सन को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर यह पर्सन उन तीनों को भी कहीं भी नहीं मिला। और इसीलिए लैन सिचैन की जान बचाने के लिए ही इस पर्सन को पूरी लैन फैमिली एंजल कह के पुकारती थी और सब जानते थे कि इस एंजल को वो लोग बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। तब जियांग चैंग आगे आता है और कहता है, तुम्हारा मतलब है कि ये वही एंजल है? तब वांग जी अपना हेड हाँ में नोट करता है और कहता है, हाँ ये वही एंजल है, पर अचानक ये यहाँ कैसे? तब जियांग चैंग कहता है, पर वो तो गायब हो चुका था ना, और हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो ये ऐसे अचानक सामने कैसे आ सकता है? तब नी हुसैन कहता है, ये अचानक सामने नहीं आया है, ये 2 साल से इसी कॉलेज में है और ये इसका 3rd ईयर है। लगभग 2 साल पहले ही सिचैन का एक्सीडेंट भी हुआ था और
ये पर्सन 2 साल पहले ही सबकी लाइफ में आया था, मतलब खासकर लान वांगजी और लैन सिचन के। तब वांगजी कहता है, ये सब तो मैं नहीं जानता, पर मैं इस पर्सन से बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर वहाँ किसी को भी शौक नहीं लगा था, क्योंकि सब ये बात जानते थे। वांगजी ने ही ये बात सबको बताई थी। इनफैक्ट ये बात सिचन भी जानते थे कि जब वो पर्सन हॉस्पिटल में आता था तभी वांगजी उसके प्यार में गिर चुका था, और वांगजी अपनी फीलिंग्स उस समझ पाता या उस पर्सन को बता पाता इससे पहले ही वो पर्सन गायब हो चुका था। तो ये बात किसी के लिए भी नई नहीं थी। तब जियांग चैंग पूछता है, क्या तुम्हें 1% भी ये अंदाज़ा था कि ये मिस्टीरियस बॉय वही एंजल है? तब वांगजी जस्ट अपना हेड ना में शेक करता है। तब नी हुसैन पूछता है, तो तुम उस मिस्टीरियस बॉय में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे? तब वांगजी कहता है, जस्ट मैं क्यूरियस था उसकी एंड की स्टोरी जानने के लिए, पर मुझे कुछ भी नहीं पता चला। इनफैक्ट मैं कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अचानक ये पर्सन आज हमारे सामने है और मुझे इसका नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानता। तब जिन जुशवान कहता है, एटलीस्ट अब हमारे पास उसका नाम तो है ना, तो अब हम उसके नाम से ही उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तब वांगजी कहता है, निकाल सकते हैं नहीं, निकालनी ही होगी। मुझे इस पर्सन के बारे में सब कुछ जानना है। आखिर ये है कौन, क्यों है, कहाँ से आया है और ये सब क्यों कर रहा है। वो सारे दोस्त एक दूसरे के साथ कुछ डिस्कस करते हैं और बाद में घर चले जाते हैं। वांगजी अपने भाई को भी उस मिस्टीरियस बॉय के बारे में और एंजल के बारे में सब कुछ बता देते हैं, और ये भी कि वो दोनों एक ही पर्सन हैं। ये सुनकर लैन सिचन भी थोड़ा शॉक हो चुके थे, पर फिर भी वो कहते हैं, ठीक है ना, मिल गया तो अब उसके बारे में सब कुछ पता करो, और इस बार लेट मत करना, उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता ही देना। इतना बोलकर वो वांगजी को एक सॉफ्ट स्माइल देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। एक्चुअली पूरा बिजनेस वर्ल्ड, मतलब लैंस, जियांग्स, जिन्स, नीस और वेंस भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन का अय्याश बेटा बहुत जल्द कंपनी संभालने वाला था, और ये बहुत जल्दी ही होने वाला था। मतलब लगभग 5 से 6 दिन ही बचे थे। 20 दिन की बात की गई थी और 20 दिन को ख़त्म होने में सिर्फ 5 या 6 दिन ही बचे हुए थे। तो जल्द से जल्द उस बच्चे को, मतलब उस बिगड़ेल बेटे को CEO की पोस्ट ना मिले, इसलिए सब लोग उसके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत ढूंढ रहे थे, जिससे उस पर्सन को वो पोजीशन ना मिल सके। इसीलिए सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, सबूत ढूंढ रहे थे, जिससे वो पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर सके कि वो पर्सन गलत है इस पोजीशन के लिए। और इसी वजह से पूरा बिजनेस वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ही वर्क कर रहा था उस पर्सन के खिलाफ सबूत ढूंढने में। दूसरी तरफ वांगजी और उसका पूरा गैंग उस पर्सन के घर पे भी गए थे, उस मिस्टीरियस बॉय के। ऑब्वियसली घर वांगजी और वो जानते थे, वर्क प्लेस जानते थे, तो घर जानना कौन सी बड़ी बात थी। तो वो घर पे भी गए थे, पर उस पर्सन के घर पे उसे उन 5 को कुछ भी नहीं मिला था। लिटरली एक पेपर तक नहीं मिला था जिससे उस पर्सन के कुछ बारे में कुछ भी पता चल सके। वहाँ से भी वो सारे लोग खाली हाथ ही वापस आए थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, वो पर्सन कॉलेज में आए और कॉलेज में ही ये सब उसे पकड़ ले। पर 2 दिन बीत चुके थे, वो पर्सन कॉलेज में भी नहीं आया था। तीसरा दिन भी बीत चुका था, सेम एज वो पर्सन नहीं आया। पर चौथे दिन अचानक ये सब नोटिस करते हैं कि वो पर्सन कॉलेज में आ रहा है। उसे देखकर ही सब बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, खासकर लान वांगजी। वो तो लगभग भागते हुए कॉलेज के मेन गेट की तरफ जा ही रहा था कि अचानक वो 5 भी अपनी ही जगह फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि एक ब्लैक कार आ गई थी और उसने उस मास्क मैन अपने मिस्टीरियस बॉय को पकड़ने की कोशिश की थी। पर अपना मिस्टीरियस बॉय उस कार में जो पर्सन्स थे उनके हाथों से बच गया था और वो भाग रहा था। उन कार में जो भी पर्सन्स थे उनसे बच के। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वांगजी और उसका पूरा गैंग उस पर्सन को बचाने के लिए भाग ही रहा था। तभी
बहुत सारी कार्स वहाँ आ चुकी थी ब्लैक कलर की, और उसमें से बहुत सारे पर्सन्स निकले थे और उन्होंने उस मिस्टीरियस बॉय को बेहोश कर दिया था। बहुत फोर्सफुली पकड़ के उसे बेहोश किया था और उसे कार में डालकर ले गए थे। वांगजी और उन चारों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी उन लोगों को, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से वांगजी और उसका पूरा गैंग भी उस पर्सन को, मतलब अपने मिस्टीरियस बॉय को बचाने में फेल हो गए थे और वो सारे लोग उस पर्सन को उठाकर लेके गए थे। मतलब अब अपना मिस्टीरियस बॉय किडनैप हो चुका था। वांगजी ने बहुत कोशिश की थी उन कार्स को ट्रैक करने की या उन लोगों के बारे में पता करने की जिसने ये किडनैपिंग की है, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। सीधा साधा शक वेंस पे जा रहा था, क्योंकि उन्होंने ही पहले भी अपने मिस्टीरियस बॉय के साथ पंगा लेने की कोशिश की थी और हो सकता है कि मिस्टीरियस बॉय ने उन्हें कुत्तों की तरह धोया था, तो उन्होंने ही उस पर्सन को किडनैप किया होगा। पर वेंस के पास भी कोई सबूत तो मिला नहीं था, पर फिर भी वांगजी को ये श्योरिटी थी कि उन्हों दोनों भाइयों ने, मतलब वेंस ब्रदर्स ने ही कुछ किया होगा जिसने मिस्टीरियस बॉय को किडनैप किया होगा। इस बात का वांगजी को फुल श्योरिटी थी और बाकी चारों को भी। तो वो वेंस के ब्रदर पर नज़र रखने लगे, मतलब वेंस ब्रदर पर, वेंशु पर और वेंचाओ पर फिर भी उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। लगभग 2 दिन बीत चुके थे और आज फाइनली वो पार्टी थी। उस पार्टी में आज ही वो बिजनेसमैन का बेटा वो सीट लेने वाला था, वो पोजीशन लेने वाला था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.